यस फ्रेंड्स, सो दिस वॉज रिलेटेड टू गिफ्ट। एक मुद्दा बाकी रहा 56(2)(7)(b करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी हो रही है, वो अगर हम यहां पे चेकआउट करें। उसमें एक स्टार्टअप वाला फंडामेंटल आई विल हैव एट लेंथ एट अ लेटर स्टेज, बट सेक्शन फ्रेंड्स 56(2)(7)(b। अब ये 56(2)(7)(b जो है ना, उसका पहले हम ओरिजिन समझे। ओरिजिन ऐसा था भाई कि मान लो कंपनी है नवकार प्राइवेट लिमिटेड करके, जिसमें हितेश सर और इनके फैमिली मेंबर के पास 10,000 शेयर से 10 रुपए में उन्होंने लिए थे। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तब लाख रुपए उनके टोटल शेयर से। अभी कंपनी नवकार प्राइवेट लिमिटेड पिछले आई वुड से 20+2 डिकेड्स या उससे ज्यादा से अपनी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टीचिंग की, एंड इट हैज गॉट नेम, फेम एंड द गुडविल। अभी पोजीशन ऐसी है भाई कि नवकार प्राइवेट लिमिटेड को ये डिजिटल प्लेटफॉर्म को बहुत आई वुड से ऑन अ वेरी लार्ज स्केल वी वांट टू गो फॉर एक्सपांशन। वैसे तो कोई आउटसाइड फंड की हमें जरूरत नहीं है, बट मान लो कि नवकार प्राइवेट लिमिटेड ने डिसाइड किया दैट दे वांट टू हैव अ प्राइवेट इक्विटी प्लेयर, a person who is an investor who is ready to place the fund as equity। अब ये 10,000 शेयर हितेश सर के पास थे या उनके फैमिली मेंबर के 10 रुपये 1 लाख रुपीस में टोटल कैपिटल थी। प्राइवेट इक्विटी प्लेयर नवकार को 5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है, और हमारे नवकार प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स का वैल्यूएशन मान लीजिए अभी आ रहा है, लेट अस पुट 1,000 रुपए पर शेयर। ये वैल्यूएशन में कहां से लाया? रूल 11 यूएसए। इसमें इट मे बी नेट असेट मेथड, इट मे बी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। सर, तो मुझे ये प्राइवेट इक्विटी प्लेयर को 1,000 रुपए का मेरा वैल्यूएशन पर शेयर आए तो कैनवी से मुझे 50,000 शेयर्स इश्यू करने पड़े, और मैं अगर ये प्राइवेट इक्विटी प्लेयर को 50,000 शेयर्स नंबर में इश्यू कर दूं और हितेश सर के पास या उनके फैमिली मेंबर के पास 10,000 ही शेयर्स हो, तो कैनवी से हितेश सर एंड उनके फैमिली मेंबर माइनॉरिटी में आ गए। 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर 990 के प्रीमियम से इश्यू हुआ, तो भी ये कहां पे आ गए? एमआई में, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। अब यहां पे हितेश सर को नंबर ऑफ शेयर वाइज माइनॉरिटी में नहीं आना था, तो हमने ऐसा डिसाइड किया कि इनको 1,000 रुपए में नहीं 5 करोड़ रुपए हमें लेने हैं ना, तो उनको पर शेयर 10,000 में अगर हम शेयर्स इश्यू करें तो कैनवी से उनको 50,000 की जगह 5,000 ही शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे, और अगर 5,000 शेयर्स ही इश्यू हो ना तो वो माइनॉरिटी में नहीं आ रहे। केनाई से हितेश सर माइनॉरिटी में नहीं आ रहे। अब ये इश्यू प्राइस जो डिसाइड होती थी ना फ्रेंड्स, वो व्हाट आई वांट टू कन्वे यू इज बहुत ही हैफेजार्डली डिसाइड हो जाती थी, एंड ये बहुत ही हायर प्राइस से शेयर्स इश्यू होते थे, सो एज टू इश्यू लोअर नंबर ऑफ शेयर्स। Noticed my department says that number 1,
if the shares are issued by closely held company. I'm very clear with the word closely held company, either private limited or public, जिनके शेयर्स क्या होने चाहिए, अनलिस्टेड, नंबर 1. नंबर 2, these shares which are issued by the closely held company must be issued at premium. It must be issued at premium, and your issue price is higher than the market value of the shares. If these three conditions with adjoining word and all the three are fulfilled, then the difference between issue price and FMV is gift, and this gift will be taxed to the none other than closely held company under the head income from other source. ये अदर सोर्स में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल. अब साहब यहां पे 1000 रुपए की जगह 10,000 रुपए लोगे ना, तो 10,000 इश्यू प्राइस, फेयर मार्केट वैल्यू 1000 रुपए, डिफरेंस 9,000 विल बी टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स टू द कंपनी. अगर मैं इसको थोड़ा इलस्ट्रेशन के साथ समझाने की ट्राई करूं तो फ्रेंड्स, इट इज से एक्स प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, जिन्होंने मान लीजिए फ्रेंड्स के फेस वैल्यू मेरे शेयर की 100 रुपए है मान लीजिए. फ्रेंड्स, इन्होंने सीरियल नंबर 1 में ये शेयर्स से 330 में इश्यू किया. फेयर मार्केट वैल्यू 250 है, तो गिफ्ट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(7)(b) to X private limited. My first question, whether the shares are issued by the closely held company? Yes. Whether the shares are issued at premium? Yes. It is issued at 330, मैंने लिखा था ना, it is issued at say 330. And can we say your issue price is higher than the fair market value? Then difference between issue price and fair market value will be chargeable under that income from other source to the company under section 56(2) subclause 9. Assume the shares are issued at 330, but my market value of the shares is 380. Whether the taxability will arise or not, friends, very very important is the taxability will definitely arise, but 3 conditions देखो. Can we say X private limited करके कंपनी है, closely held है, shares are issued at definitely क्या है, premium है, but your issue price is not higher than the market value. If your issue price is not higher than the market value, this gift is not going to be taxable under the head income from other source. Friends, थर्ड वन, मान लीजिए कि फ्रेंड्स आपने शेयर्स इश्यू किए हैं 100 रुपए की फेस वैल्यू के शेयर्स आपने इश्यू किए 98 में, मार्केट वैल्यू इज ओनली 90. नाउ वेदर द शेयर्स आर इश्यूड बाय द क्लोजली हेल्ड कंपनी? यस. दे आर इश्यूड एट अ प्राइस हायर देन द मार्केट वैल्यू? यस. बट द थर्ड कंडीशन, इज इट इश्यूड एट प्रीमियम? आंसर इज नो. 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर 98 में आप इश्यू कर रहे हो, दैट मीन्स कैन वी से इट इज सेड टू हैव बीन इश्यूड एट डिस्काउंट? इफ इट इज सेड टू हैव बीन इश्यूड एट डिस्काउंट, इंपॉर्टेंट इज दैट what is to be taken care of is, if it is issued at discount, one of the condition is violated.
the gift is not going to be taxable. Assume in all the above three cases ये X प्राइवेट लिमिटेड की जगह X लिस्टेड कंपनी होती तो फ्रेंड्स ये प्रोविजन ही अप्लाई नहीं होता, बिकॉज दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली टू द क्लोजली हेल्ड कंपनी. महत्व का मुद्दा, अगर ये तीनों केस में ये एलिजिबल स्टार्टअप होता. स्टार्टअप में क्या होता है फ्रेंड्स कि स्टार्टअप में इनिशियल ईयर में लॉस ही होता है. यू डू बर्न मनी व्हेन यू गो फॉर द स्टार्टअप. वन ऑफ माय क्लाइंट हैज स्टार्टेड अ स्टार्टअप wherein they are burning money and they are making huge loss. अब अगर इनके शेयर्स की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनके शेयर्स की मार्केट वैल्यू निकालने जाएंगे तो इट वुड बी क्वाइट लो. उनको एक इन्वेस्टर मिला है who is making investment at a huge premium. It's a private limited company. They are issuing the shares at premium and the issue price is quite higher than what we are calculating either on the basis of net asset or on the basis of discounted cash flow method. Sir, whether this private limited company will be taxable under their income from other source, my act has given exceptions saying that eligible startup from the financial year 2021, you are not liable for being governed by section 56 to 7B. आप फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा में भी शेयर्स इश्यू करो ना तो आपको कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी. ये सेक्शन ही आपको एप्लीकेबल नहीं होगा. बट योर्स मस्ट बी एन एलिजिबल स्टार्टअप फ्रेंड्स. दैट शुड बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स. अच्छा, दूसरा यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल खास समझना सर के सी, ये मार्केट वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है वो दो अनलिस्टेड शेयर्स के लिए दो मेजर मेथड है. नेटवर्थ और नेट असेट मेथड, जिसमें आप आपकी हर एक असेट का मार्केट वैल्यू लेते हो, उसमें से लायबिलिटी डिडक्ट करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करके नेटवर्थ निकालते हो. एंड दूसरी जो मेथड है वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो. अब ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है, डीसीएफ जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में बोलते हैं, उसमें असेटलेस लायबिलिटी नहीं, फ्यूचर के 3 साल के आपके क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या प्रॉफिट आप कमाने वाले हो, उसका आप डिस्काउंटेड फैक्टर अप्लाई करोगे तो आपकी करंट ईयर में क्या उसकी आईआरआर एनपीवी से वैल्यूएशन आएगा और उसके बेस पे आप शेयर्स का वैल्यूएशन निकालते हो. माय पॉइंट इज ये डीसीएफ में एंड नेटवर्थ में दोनों में ओरिजिनली चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज ऑथोराइज्ड टू सर्टिफाई द वैल्यूएशन. बट सीबीडीटी रियलाइज्ड दैट डिस्काउंटेड कैश फ्लो के लिए chartered accountant's valuation should not be accepted because chartered accountant may be issuing the valuation in the favor of the company. For discounted cash flow, the certificate of CA is not acceptable. For net worth, as of today, it is acceptable. For net worth and discounted cash flow, both, it is obligatory or it is merchant banker certificate is acceptable, meaning thereby नेटवर्थ के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी चले, दूसरा कौन चले, मर्चेंट बैंकर भी चले. पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो के लिए तो यू नीड टू हैव द सर्टिफिकेट ऑफ मर्चेंट अप्रूव्ड मर्चेंट बैंकर एंड नॉट द चार्टर्ड अकाउंटेंट. फ्रेंड्स, this is for finding out the fair market value of the shares as per section, sorry my mistake, rule 11 UA of the इनकम टैक्स एक्ट. सो ये 5627 भी मेरा एक छोटा सा मुद्दा रिलेटेड टू द अनलिस्टेड कंपनी. अनलिस्टेड कंपनी में 50 CA में भी फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है. व्हेन यू सेल ऑफ द शेयर्स, योर when one shareholder is selling of the shares to someone else, his sales price will not be actual sales price. Actual sales price or the fair market value, whichever is higher, वहां पे भी सेम वैल्यूएशन रूल है एंड सेम CA का सर्टिफिकेट नेटवर्थ में चलेगा, बट डीसीएफ में डिस्काउंटेड कैश फ्लो में नहीं चलेगा. फ्रेंड्स, नाउ सी, एक
छोटा सा मुद्दा और कवर अप कर दे। कैपिटल गेन के टॉपिक में एक एडवांस फोरफिटेड वाला फंडा था। ये एडवांस फोरफिटेड बिफोर 1 अप्रैल 14 हो ना, तो अदर सोर्स में टैक्स नहीं था, बट इट वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन when asset is sold off। ये असेट बेच दो तब कॉस्ट से रिड्यूस होते थे, बट जैसा मैंने कैपिटल गेन में बोला था वैसे ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता था। एंड हेंस अभी प्रोविजन लेके आए हैं कि इफ एडवांस मनी इज फोरफिटेड ऑन और आफ्टर 1/4/2014 in the PY of advance forfeited itself, it will be taxed under the head income from other source under section 56(2)(9) of the Income Tax Act, and when the asset is sold off, obviously double tax नहीं करना है, it is not reduced from cost of acquisition when capital asset is sold off। अब यहां पे एक मुद्दा यह समझना है कि इसको मैंने अदर सोर्स में टैक्स तो किया, कौन से ईयर में टैक्स किया? जिस ईयर में मैंने एडवांस फोरफिट कर लिया ऑन कैंसलेशन ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। इट इज एडवांस फोरफिटेड फॉर कैंसलेशन ऑफ एग्रीमेंट टू सेल ऑफ, आई एम क्लियर हाँ फ्रेंड्स, कैपिटल असेट। अगर स्टॉक इन ट्रेड रिलेटेड ये एग्रीमेंट होता ना तो ये बिजनेस प्रोफेशन में ही जाता। कैपिटल असेट रिलेटेड एग्रीमेंट, मैं मेरा बिल्डिंग बेच रहा था, मैंने से मिस्टर एक्स जो बायर था उसके साथ एग्रीमेंट टू सेल किया, उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए एडवांस दिए। अब मिस्टर एक्स कुड नॉट पे मी द बैलेंस अमाउंट, सो हमारा एग्रीमेंट कैंसिल हो गया और 1 लाख रुपए मैंने फोरफिट कर लिया। ये फोरफीचर अपेरेंटली मेरी कैपिटल आइटम हो रही है, एंड जनरली कैपिटल आइटम कैपिटल गेन के अलावा कोई हेड में नहीं जा सकती है। बट एज देयर इज अ स्पेसिफिक सेक्शन इंसर्टेड सपोर्टेड बाय सेक्शन 2(24) डेफिनेशन ऑफ इनकम, दिस विल बी चार्जेबल फ्रेंड्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और इसके ऊपर मुझे जिस ईयर में मैं फोरफिट करूं उसी ईयर में मुझे इनकम टैक्स पे कर देना है। इट विल बी चार्जेबल टू टैक्स, एंड जब मैं एसेट बेचूं तो ये कॉस्ट में से रिड्यूस होने वाला नहीं है। गिफ्ट 56(2)(10), गिफ्ट 56(2)(7)(b, and advance forfeited 56(2)(9) were my points of discussion in the topics income from other sources today. Friends, अदर सोर्स में एक गिफ्ट का फंडा सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में है फ्रेंड्स, वो है प्रोविजंस रिलेटेड टू डिविडेंड। I'll keep it over here as far as the gift and other two small fundamentals are concerned. And my next lecture, my discussion would be on the dividend taxability under the head income from other source. Till then, friends, thank you very much and goodbye. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.